है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। गाइस, कल हमने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सोल्व किया था। आज हम दूसरा शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं आपके लिए, जो आपका मैथ्स का पेपर है। इसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करोगे तो आपको जो पैटर्न है पुराना वो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम पहले प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवा रहे हैं आपको, उसके बाद टॉपिक वाइज आपकी मैथ्स स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इसके पहले अगर आप चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लेना इसे, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ताकि वो भी वीडियो देख पाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, ए लीनियर इक्वेशन इन विच इट्स ऑर्डिनेट इज हाफ द एब्सिसा एंड अपोजिट इन साइन इज। हिंदी में दिया हुआ है आपको एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो कोटि अक्ष होता है इसे हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भुजांक होता है इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो ऑर्डिनेट होता है ये y होता है हमारा, और जो एब्सिसा होता है ये x होता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो आपको बोला गया कि इसका जो कोटि अक्ष है भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत होता है। यानी कि भुजांक का आधा कर देंगे हम, x का आधा हो जाएगा, और जो चिन्ह है वो भी इसके विपरीत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको y अगर प्लस में दिया हुआ है तो ये माइनस में हो जाएगा, और अगर ये माइनस में दिया हुआ है तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी कि चिन्ह विपरीत हो जाएंगे इनके। ठीक है, तो आपका जो कोटि अक्ष है वो भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत हो गया है। ठीक है, ये आपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। अब यहाँ क्वेश्चन आपको अलग अलग दिए हुए हैं तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये 2 को इधर लेके आएंगे तो 2y इक्वल्स टू -x हो जाएगा, और माइनस को भी जब इधर लेके आएंगे तो यह -2y इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो आप देख लो ये तीनों इक्वेशन, तीनों जो कंडीशन है जो भी आपको ऑप्शन में मिल रही है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम तो ये ऑप्शन नंबर 2 में 2y इक्वल्स टू -x, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2y इक्वल्स टू -x। तो आपको ध्यान रखना है जो कोटि अक्ष है उसे y से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भुजांक है उसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डिनरी को y से और एब्सिसा को x से। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हमने किया है और आपका आंसर आ गया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपको हल करें, यानी कि ये आपको सोल्व करना है। आपको दिया हुआ 1186 इंटू 298 इक्वल्स टू 298 इंटू एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे एक्स आपको फाइंड करना है। तो 298 से 298 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1186। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 256 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 256,000, फाइंड द नंबर्स। तो आपको बोला गया कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर 256 है, उनके वर्गों के बीच का जो अंतर है वो 2,56,000 दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो दो वर्गों के बीच का अंतर देख लेते हैं हम। दो वर्ग मान लेते हैं, दो संख्या है वो है x और y, उनके वर्गों के बीच का अंतर हम निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे हम तो x प्लस वाई और x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वर्गों के बीच का अंतर दिया हुआ है 256,000। ठीक, और आपको x प्लस वाई नहीं दिया हुआ है तो ये लिख लेंगे ऐसा कैसा, और x माइनस वाई की वैल्यू आपको दी हुई है 256। उन संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये 256 जो है ये 256,000 के अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपका x प्लस वाई। ठीक है, तो 256 से इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000, ये x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप ऑप्शन से चेक करोगे कि जिन भी दो वैल्यू का जो सम है वो आपका 1000 हो रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का अंतर आप जब चेक करोगे 256 मिलेगा आपको, पर इन दोनों का जब योग चेक करोगे तो जिसका भी 1000 बन रहा है आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को आप चेक करोगे तो 2 और 6 को जब करोगे तो 8 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट आपकी 0 नहीं आ रही है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको जब चेक करोगे तो ये 950 देगा आपको, ये भी आंसर नहीं है इसका। ये 600 के लगभग आएगा तो ये भी आपका आंसर नहीं है, और ये आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना इसे जोड़ के, तो ये 4th नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, इफ 10% ऑफ x इज सेम एज 20% ऑफ y देन x रेशियो y इज इक्वल टू। हिंदी में दिया हुआ है आपको कि x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x रेशियो y की वैल्यू आपको पूछी गई है। तो x का 10% हमें दिया हुआ है, ये बराबर है आपका, एक बार फिर से लिख लेते हैं इसे,
x का 10% आपको y के 20% के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 10% को हम जब ओपन करेंगे तो 100/100 10/100 हो जाएगा और y में 20% 20/100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, आपका आ जाएगा x = 2y। अब x के अपॉन में हम y को लेके आएंगे तो यहाँ बचेगा 2 और 1, 2:1 बच जाएगा, यानी कि x/y की वैल्यू आपकी 2:1 आ जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, 2:1, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, आपको x का 10% और y का 20% दोनों बराबर दिए हुए, तो हमने x का 10% y का 20% बराबर कर दिया। परसेंटेज हटाया तो अपन में 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, x = 2y हो जाएगा आपका। और जब x/y करेंगे तो ये 2:1 में आ जाएगा आपका x/y की वैल्यू, ठीक है। तो x/y आपका 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, ए सेक ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक वेट 2 kg 400 ग्राम। इफ द वेट इन ऑफ वन मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक इज 300 ग्राम, देन हाउ मेनी टेक्स्ट बुक आर देयर इन द सेक। बोला गया है आपको कि गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तकें आपसे पूछा गया है, ठीक। तो बोरी का टोटल वजन आपको दिया हुआ है 2 किलोग्राम 400 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसे टोटल सभी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राम दिया हुआ है। तो 2 किलो को हम लिखते हैं 2000 ग्राम और ये 400 ग्राम आपको दिया हुआ है, तो टोटल हो जाएगा आपका 2400 ग्राम बोरी का वज़न, ठीक है। अब टोटल जो बोरी है उसका वज़न 2400 ग्राम दिया हुआ है आपको, और एक गणित की पुस्तक का वज़न 300 ग्राम दिया हुआ है। तो बोरी में सभी गणित की पुस्तकें ही है आपकी, तो टोटल जो 2400 वज़न है बोरी का, उसमें हम एक पुस्तक से डिवाइड कर देंगे तो आपको टोटल पुस्तकें मिल जाएगी, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से 2400 कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा आपका। यानी कि जो उस बोरी में पुस्तकें हैं गणित की, वो 8 पुस्तकें मौजूद है। एक बार फिर से देख लो, आपको 2 किलो 400 ग्राम बोरी का वज़न दिया हुआ था, टोटल 2400 ग्राम हमने निकाल लिया कि बोरी का वज़न जो है वो 2400 ग्राम है, ठीक है। और एक गणित की पुस्तक का वज़न आपको 300 ग्राम दिया हुआ है, तो 2400 ग्राम को जब हम 300 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो आपको जो बोरी में पुस्तकें मौजूद है गणित की वो आपको मिल जाएगी, यानी कि 2400/300 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 24 को कट करेंगे तो 8 आ जाएगा आपका, यानी कि बोरी में 8 पुस्तकें आपकी मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, थेरेसा टुक ए लोन ऑफ रेट 80,000 टू बाई ए व्हीकल। शी पेड बैक रेट 4,600 एवरी मंथ फॉर 1.5 ईयर। हाउ मच डिड शी पे बैक टू द बैंक। हिंदी में बोला गया आपको, थेरेसा ने एक लोन लिया है 80,000 रुपये का, और 1.5 साल तक उसने हर महीने 4600 रुपये का भुगतान किया है। तो 1.5 साल के बाद वो टोटल बैंक को कितना पैसा लौटाएगी आपसे पूछा गया है। तो आपको हर मंथ 4600 रुपये बैंक को पे करना पड़ रहा है, और टोटल आपका जो लोन है वो 1.5 साल तक चला। 1.5 साल में कितने महीने होते हैं आपके, 1 साल और आधा साल होता है 1.5 साल का मतलब। तो 1 साल में 12 महीने और आधा साल यानी कि 6 महीने, टोटल 18 महीने आपके 1.5 साल में होते हैं, यानी कि 4600 रुपये उसने 18 महीने तक बैंक को पेमेंट किया। तो जब इसको हम इंटू करेंगे तो 18 का इंटू इसमें हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा टोटल, ये आपको मिलेगा, ठीक है, 82,800 रुपये आपको मिलेंगे। यानी कि आपने टोटल जो बैंक को पेमेंट किया है वो 4600 रुपये पर मंथ के हिसाब से 18 मंथ तक आपने 42,800 रुपये उसको पेमेंट किया बैंक को। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, 82,800 रुपये टोटल बैंक को पेमेंट किया, जिसमें से 80,000 तो आपका मूलधन था और 2800 रुपये आपका ब्याज था। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि ब्याज कितना दिया है तो 2800 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से देख लो, 80,000 रुपये का ऋण लिया था उसने, 1.5 साल तक उसने 4600 रुपये पर मंथ भुगतान किया था। तो 4600 रुपये के हिसाब से 18 मंथ के टोटल पैसे निकाले तो 82,800 रुपये आपके मिले हैं, जिसमें से 80,000 आपका मूलधन है और 2,800 रुपये आपका ब्याज है ये, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि बैंकों को कितना भुगतान किया टोटल, तो टोटल आपका 82,800 रुपये आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, बोला गया इसमें कि 172 में से 274 को घटाइए। -274 को आपको घटाना है 172 में से, तो 172 में से आपको घटाना है -274 को, ये हमने लिख लिया। अब 172 में माइनस माइनस को जब इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, और 274 आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 4 2 6 7 7 14 के 4 ऐसे ले, और ये 446 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत से लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको आराम से पेपर सोल्व करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों जुड़ जाएंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, 74 बुक्स एंड 106 पेन टुगेदर कॉस्ट रेट 1910 वाइल 106 बुक्स एंड 74 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रेट 2230, द कॉस्ट ऑफ ए बुक एंड अ पेन इज। ये आपसे पूछा गया है, हिंदी में बोला गया है आपको 74 पुस्तकों और 106 कलमों की कुल लागत 1910 रुपये है, जबकि 106 पुस्तकों और 74 कलमों की कुल लागत 2230 रुपये है। तो आपको एक पुस्तक और एक कलम की लागत पूछी गई है। ठीक है, तो हम पुस्तकों को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से और कलमों को रिप्रेजेंट करेंगे वाई से। ठीक है, तो आपको दिया हुआ 74 पुस्तक यानी कि 74 एक्स और साथ में दिया हुआ 106 कलम, तो 106 वाई की वैल्यू आपको दी हुई है टोटल 1910 रुपये। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। दूसरा दिया हुआ आपको 106 पुस्तक, इसको एक्स मानेंगे और इसको वाई मानेंगे। ठीक है, तो 106 एक्स और साथ में दिया होगा 74 कलम यानी कि 74 वाई की वैल्यू दी हुई है आपको टोटल 2230 रुपये। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई आपकी। हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, तो जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये 180 एक्स आ जाएगा आपका, यहाँ भी आपका 180 एक्स आ जाएगा, इक्वल्स टू ये 0414 यानी कि 4140 आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे वाई है ये 180 को हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई 180 बाहर आ जाएगा और ये 4140 आपका आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि 1 बुक और 1 पेन की कीमत हमें निकालनी है। तो 180 यहाँ पे अपोने पहुँच जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 18 दूनी 36 हो जाएगा, बचेगा आपका 5, 18 तिया 54 यानी कि 23 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि हमने x जो माना था वो एक पुस्तक थी और y माना था वो एक कलम थी, यानी कि एक पुस्तक और एक कलम की वैल्यू आपको 23 रुपये मिल जाएगी। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि एक पुस्तक एक कलम की लागत आपकी 23 रुपये है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपको 74 पुस्तक और 106 कलमों की लागत दी हुई थी 1910 रुपये, और 106 पुस्तक और 74 कलमों की लागत दी हुई थी 2230 रुपये, और आपसे पूछा गया था कि एक पुस्तक और एक कलम की लागत कितनी है। तो हमने लिख लिया कि 24 पुस्तकों को एक्स मान लिया, 24 एक्स, और साथ में आपको 106 कलम भी दी हुई थी, तो 106 कलमों को वाई मान लिया। तो 74 एक्स प्लस 106 वाई कलमों की टोटल जो लागत है वो 1910 रुपये, और 106 पुस्तक और 74 कलमों की टोटल जो कॉस्ट प्राइस है आपको 2230 रुपये दी हुई है। आपको दो इक्वेशन मिल चुकी है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, 180 एक्स प्लस 180 वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4140। 180 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी जब डिवाइड करोगे तो 23 रुपये, यानी कि एक्स को हमने माना था एक पुस्तक और वाई को माना था हमने एक कलम, तो एक पुस्तक और एक कलम की वैल्यू आपकी 23 रुपये आ गई, जो आपका आंसर है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है आपको, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5 इज, 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 22.5 अंडर रूट में, तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू निकालोगे आप तो 4.7434 ये इसकी वैल्यू आएगी, 4.7434। ठीक, रूट 5 की वैल्यू होती है आपकी 2.236, 15.5 की वैल्यू होगी आपकी 3.8987, और रूट 10 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.1622। ये आपकी रूट 10 की वैल्यू। तो आप देखो इन सभी में से 2 और 2.5 के बीच में कौन सी वैल्यू वेरी करती है। तो ये 4 है, ये तो बड़ी हो गई, तो ये नहीं होगी। ये 3 है और ये भी 3 है, ये भी बड़ी हो गई, तो ये दोनों भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2.5 के बीच की जो अपरिमेय संख्या है वो रूट 5 होगी। ठीक, समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, इन एन एग्जीबिशन हॉल देयर आर 25 डिस्प्ले बोर्ड, ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर, देयर इज ए 100 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम स्ट्रिप which is used to frame these boards. Find the length of the aluminum strip required more to frame all the boards. हिंदी में दिया हुआ है आपको, एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड दिए हुए हैं आपको, प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। 100 मीटर लंबी एक एल्यूमिनियम पट्टी है जिसका उपयोग इन बोर्ड की फ्रेमों को कवर करने के लिए किया जाता है। सभी बोर्ड फ्रेमों को कवर करने के लिए अतिरिक्त एल्यूमिनियम पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है,
तो क्वेश्चन में आपको 24 डिस्प्ले दी हुई है, इसकी लंबाई आपको 150 और 1 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो हम इनको कवर करने के लिए क्या करेंगे, इनका परिमाप ज्ञात करेंगे, यानी कि एक डिस्प्ले का परिमाप कितना होता है हम वो निकालेंगे। उसके बाद टोटल 24 डिस्प्ले का परिमाप निकालेंगे और जो एल्यूमिनियम की पट्टी है वो इसमें लगा के देखेंगे कितना क्या आता है और कितना बचता है। जो बचता है वो हमें अतिरिक्त एल्यूमिनियम पट्टी लगेगी, ठीक है। तो जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इसका परिमाप होता है। तो 2 इंटू लंबाई दी हुई इसकी 1.50 और चौड़ाई दी हुई है आपको 1, यानी कि 2 इंटू 2.50 हो जाएगा। ये 2.50 यानी कि 5 हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 2.5 इंटू 2 यानी कि 5 मीटर ये इसकी क्षेत्रफल परिमाप आ जाएगा इसका एक बोर्ड का। अब एक बोर्ड का आपका 5 मीटर आया है तो टोटल 24 बोर्ड का कितना आ जाएगा, 120 मीटर आएगा। टोटल 120 मीटर की जरूरत पड़ेगी एल्यूमिनियम पट्टी की, पर आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 100 मीटर दी हुई है। तो अतिरिक्त कितनी चाहिएगी आपको, 120 माइनस 100 यानी कि 20 मीटर एल्यूमिनियम पट्टी आपको अतिरिक्त आवश्यकता होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 24 डिस्प्ले दी हुई है आपको, एक डिस्प्ले की लंबाई 1.50 और चौड़ाई 1 मीटर दी हुई है आपको, ठीक। तो हम टोटल क्या करेंगे, इसका परिमाप निकाल लेंगे। इसका परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू लंबाई की जगह 1.50, चौड़ाई की जगह 1 रख लिया, दोनों को जोड़ेंगे 2.50 हो जाएगा। 2.50 का जब 2 में इंटू करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। एक डिस्प्ले की लंबाई आपकी 5 मीटर है, एक डिस्प्ले का परिमाप आपका 5 मीटर निकल गया है, तो टोटल 24 डिस्प्ले का परिमाप कितना निकलेगा, 120 मीटर। अब 120 मीटर आपको परिमाप निकल गया है तो टोटल 120 मीटर लंबी एल्यूमिनियम की पट्टी चाहिए आपको कवर करने के लिए। आपको क्वेश्चन में 100 मीटर ही दी हुई है तो आपको 20 मीटर एक्स्ट्रा चाहिए, तो 20 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त एल्यूमिनियम की पट्टी आपकी 20 मीटर होगी। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, बोल रहा है कृति बोरो अ सम ऑफ रेट 10,000 एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 7 ईयर, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। हिंदी में बोल रहा है आपको, कृति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको फॉर्मूला पता होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आपका होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 ये आपने पढ़ा होगा। मूलधन दिया हुआ है आपको 10,000 रुपये, समय दिया हुआ है आपको 7 वर्ष और परसेंट आपको रेट दी हुई है 12% अपॉन 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 का इंटू 7 में तो 84 हो जाएगा। 84 इंटू 100 यानी कि 8400 आपका टोटल ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्याज आप कृति जो है 7 वर्ष के बाद भुगतान करेगी 10,000 रुपये की राशि पर। बट उसने पूछा है कि टोटल भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है। तो 10,000 रुपये तो मूलधन पे करेगी, उसके बाद 8,400 रुपये उसका जो ब्याज है वो भी उसे पे करना रहेगा। टोटल आपका हो जाएगा 18,400 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। 12% की दर से 7 वर्ष के बाद 10,000 रुपये की राशि पर टोटल 18,400 रुपये मिश्रधन देगी कृति, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13.824। हिंदी में दिया हुआ को 13.824 का घनमूल आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको 13.824 का घनमूल निकालना है, ठीक है। तो आप ऑप्शन से चेक करो कि ऑप्शन में आपको कौन सी वैल्यू यूनिट डिजिट दे रही है आपको, ठीक है। जब आप 6 का क्यूब करोगे तो 6 का क्यूब आपका यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। और इसी तरह ऑप्शन नंबर 4 भी आपका कट हो जाएगा। आपका आंसर 2 या 3 में से एक होगा, क्योंकि 4 का क्यूब करने पे आपको 4 मिलता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब आप देखोगे कि जो 34 है ये किसके आसपास है, ये 30 के आसपास है। और 30 का क्यूब करते तो कितना आता है, 3 3 9 27,000 आपका 30 का क्यूब करने पे आता है। और ये जो 24 है ये 20 के आसपास है, तो 20 का क्यूब करने पे आपको मिल रहा है 8,000। तो आप ये चेक करो कि 27,000 13,000 के पास में है या फिर 8,000 13,000 के ज़्यादा पास में है। तो आप देखोगे जो 8,000 है ये 13,000 के ज़्यादा पास में है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 2.4 आपका आंसर हो जाएगा। इसका क्यूब करोगे आप तो आपको मिलेगा 13.824, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द सीरीज 4 7 10 एंड 13। श्रेणी 4 7 10 और 13 का 9वां पद अपने को ज्ञात करना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से एक तो ऐसे भी कर सकते हो, इनमें सबका अंतर कितना आ रहा है, 3 3 का अंतर दिख रहा है आपको। तो आप टोटल क्या करोगे, 7 4 10 13 3 3 का अंतर लेके चलोगे तो आपको ये
नौवां पद मिल जाएगा। पर ये आप मान लो ज़्यादा लंबा दे दिया आपको, तो कब तक आप करते रहोगे ऐसे। तो पहले एक बार ये मेथड देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि नौवां पद आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हो, या फिर इसके अलावा मेरे पास एक और मेथड है जो सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसमें आप देखोगे कि सभी जगह अंतर आपका सेम है, यानी कि 3 3 का अंतर है सभी जगह। तो आप बोल सकते हो कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में आपको एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है 9 एनवा पद निकालने के लिए, nth पद निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या होगा, a आपका फर्स्ट टर्म होगा, यानी कि 4 आपका a हो जाएगा। n आपका क्या होगा, जो आपको पद निकालना है वो वाला, यानी कि 9 हो जाएगा n। इंटू डी क्या हो जाएगा, डी जो इनका अंतर दिया हुआ है, यानी कि 3 इसका डी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपको मिल गया फॉर्मूला। इसमें 9th पद आपका निकल जाएगा। तो 4 प्लस 9 में से 1 गया तो 8 इंटू 3, यानी कि 8 या 24 प्लस 4, टोटल आपका 28 आ जाएगा। ये आपका 9th पद आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। एक बार फिर से समझ लो, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 7 10 13, इसका नौवां पद निकालना है अपने को। तो आपने देखा कि सबका अंतर आपका 3 3 आता है, और आप समझ गए कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में nth पद निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये nth पद निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस पद में a की जो वैल्यू होगी वो सबसे पहला जो पद है वो आपका a की वैल्यू रहेगी। ठीक है, और जो अंतर होता है वो d की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू की जगह हम रख देंगे 4, और n की वैल्यू जो होती है वो जिस पद को हमें फाइंड करना है वो वैल्यू होती है, यानी कि n की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी -1, और d की वैल्यू आपको 3 मिल गई यहाँ से। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो आपका आ जाएगा 9th पद 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द ग्रेटेस्ट, यानी कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर पूछा गया है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन का सभी ऑप्शन को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका 2 2 2 आ रहा है सब में, यानी कि इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर 3 दिया हुआ है, 4 3 4, यानी कि आपका 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, 4 इससे बड़ा होता है। तो अब अगला देखेंगे तो 5 और 3 दिया हुआ है, यानी कि 5 वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सबसे बड़ा हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, हर कोई कर सकता है इसे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, if 9 workers can build a wall in 28 hours then how many workers will be required to the same work in 21 hours। हिंदी में दिया हुआ है आपको कि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे में बना सकते हैं, तो समान कार्य को 21 घंटों में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो इस फॉर्मूले के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में यूज़ होता है वो मैन इंटू डेज इंटू आवर अपॉन डब्ल्यू, ये वाला फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ पे आपको 9 श्रमिक दिए हुए तो मैन की जगह आपका 9 श्रमिक हो जाएगा, और 28 घंटे दिए हुए एच की जगह आपको दिया हुआ है 28 घंटे, और ये बराबर दिया हुआ है आपको। आपसे पूछा गया है कि जो 9 श्रमिक है वो 28 दिन में किसी दीवार को बना सकते हैं, तो 21 घंटे में बनाने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी आपसे पूछा गया है। तो 9 श्रमिक आपका 28 दिन में दीवार बनाते हैं, तो 21 घंटे में कितने श्रमिक आपको वो दीवार बना देंगे, ये आपको फाइंड करना है। ये इक्वल के मतलब ये 1 होता है, और इसके इक्वल में m2 d2 h2 अपॉन w2 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका। तो दोनों जगह हमने लिख लिया इसे। अब यहाँ पे कटापिटी करेंगे हम। 7 की टेबल में 4 बार में जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा। 3 की टेबल में ये 3 बार में जाएगा। 3 इंटू 4 यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका, यानी कि जो 21 घंटे में काम करने के लिए 12 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपको बोला गया था कि जो 9 वर्कर्स है वो 28 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं, तो 21 घंटे में बनाने के लिए कितने वर्कर्स की आपको आवश्यकता होगी। तो 9 श्रमिक है वो 28 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं, तो 9 इंटू 28 हो जाएगा, इक्वल्स टू 21 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब काटापिटी करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी, यानी कि जो श्रमिकों की आवश्यकता होगी वो आपकी 12 श्रमिक होंगे। ठीक है, और आपसे मान लो क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 श्रमिक टोटल लगेंगे, और 9 श्रमिक पहले से लगे हुए हैं, तो टोटल 3 श्रमिक जो है वो एक्स्ट्रा आपको आवश्यकता होगी। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा तो, कि कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो आपका आंसर 3 होगा। यहाँ पे आप 12 नहीं लगा सकते। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, A door with dimension 2.5 meter into 1 meter and 2 window frame each of dimension 1.5 meter into 1 meter is fixed on a wall
of dimension 7 meter into 6 meter. Find the total labor charge for painting the wall if the labor charge for painting 1 meter square of wall is rate 4. आपको दिया हुआ है कि जो 2.5 मीटर और 1 मीटर परिमाप वाला एक दरवाज़ा है और 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर परिमाप वाली 2 खिड़कियाँ है और एक दीवार दी हुई है आपको जिसकी लंबाई चौड़ाई है 7 मीटर इंटू 6 मीटर, ये आपकी लंबाई चौड़ाई है। और दीवार को पेंट करने के लिए कुल श्रम जो लगता है वो है आपका 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है वो 4 रुपये आपको दी हुई है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए आपको 4 रुपये लगते हैं। तो दीवार को पूरा पेंट करने के लिए कितना पैसा खर्च होगा, तो आपको एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ मैं इसे। मान लो आपको एक दीवार दी हुई है, ये चित्र आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोल रहा है कि जो दीवार है उसकी लंबाई आपको 7 दी हुई है, चौड़ाई 6 दी हुई है और उस दीवार पे आपको एक दरवाज़ा लगा हुआ है जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है और चौड़ाई आपकी 1 मीटर है और 2 खिड़कियाँ भी लगी हुई है जिसमें उसकी लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है, 2 खिड़कियों की लंबाई। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में निकालना है कि जो दीवार को हम पेंट करेंगे उसकी लागत कितनी निकलेगी आपकी। ठीक है, तो टोटल हम क्या करेंगे, पहले दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 7 इंटू 6, टोटल 42 मीटर स्क्वायर आपका दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये दीवार का क्षेत्रफल आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम दरवाज़ा और दोनों खिड़कियों का क्षेत्रफल निकाल के इससे घटा देंगे, तो आपका जो दीवार का जो पेंट वाला हिस्सा है वो वाला हिस्सा आपका आ जाएगा, यानी कि उसी के पैसे हम लगाएंगे। तो आपको ये दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। दरवाजे का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2.5 इसकी लंबाई दी हुई है, चौड़ाई 1 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा दरवाजे का। और खिड़कियों का निकालेंगे तो खिड़कियों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका लंबाई दी हुई 1.5 मीटर, चौड़ाई दी हुई आपको 1 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर एक खिड़की का आ जाएगा। आपको 2 खिड़कियाँ दी हुई तो 2 खिड़कियों के लिए 2 का इंटू हो जाएगा, यानी कि 3 मीटर स्क्वायर आपका दोनों खिड़कियों का आ जाएगा। तो आपको दरवाजे का 2.5 निकल गया और खिड़की का 3 मीटर निकल गया। तो 2.5 मीटर दरवाजे का और 3 मीटर खिड़की का, 3 दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ये जो 5.5 मीटर स्क्वायर है ये आपका दरवाजे और खिड़कियों का क्षेत्रफल है, यानी कि इन पे आपको पेंट नहीं करना है। तो ये टोटल 42 मीटर स्क्वायर आपको दीवार का दिया हुआ है टोटल, इसमें से हम 5.5 मीटर को घटा देंगे तो जहाँ जहाँ आपको पेंट करना है वो वाला हिस्सा आपका आ जाएगा। तो 42 में जब 5.5 को घटाएंगे हम तो ये आपका आ जाएगा 36.5, ये आपका जहाँ जहाँ पेंट करना है वो वाला एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 36.5 एरिया पे आपको पेंट करना है और इतने मीटर स्क्वायर पे आपको पेंट करना है और 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है हमको 4 रुपये। तो टोटल जो लागत होगी वो हमारी हो जाएगी 146 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 का 4 में 2 बनेगा तो 144 और ये 2 इधर से कैरी जाएगी तो 146 इसका टोटल लागत हो जाएगी इस दीवार की। यानी कि हमने क्या किया, एक दीवार को पूरा पेंट करना है, उसमें आपको एक दरवाज़ा और 2 खिड़की दी हुई है, तो हम दरवाजे और खिड़की को पेंट नहीं करते हैं, तो जो बचा हुआ एरिया है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने चित्र बना लिया जिसमें 7 मीटर आपको दीवार की लंबाई दी हुई है और 6 मीटर एक चौड़ाई दी हुई है और दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर और 1 मीटर दी हुई है आपको और खिड़कियाँ दी हुई है आपको 1.5 इंटू 1 मीटर की। ठीक, तो ये 2 खिड़कियाँ हैं और एक दरवाज़ा है। तो दरवाजे पहले हम क्या करेंगे, दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एल इंटू ब्रेड्थ वाला। ठीक, तो 7 इंटू 6 हो जाएगा 42 मीटर स्क्वायर टोटल दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा पूरी दीवार का। इसमें क्या करेंगे, दरवाजे का क्षेत्रफल और खिड़कियों का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दरवाजे की लंबाई 2.5 इंटू चौड़ाई 1 दी हुई है, तो टोटल जो क्षेत्रफल आएगा 2.5 मीटर स्क्वायर दरवाजे का जाएगा और खिड़कियों का आपको 1.5 इंटू 1 दिया हुआ है, तो जब इसका निकालेंगे तो 1.5 मीटर एक खिड़की का आ जाएगा और हमें दी हुई है 2 खिड़कियाँ, तो 2 का इंटू इसमें हो जाएगा, यानी कि 1.5 इंटू 2 3 मीटर स्क्वायर आपका खिड़कियों का आ जाएगा। अब 2.5 मीटर तो आपका दरवाजे का हो गया और 3 मीटर खिड़कियों का हो गया, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल 5.5 मीटर जो एरिया है आपका, ये आपका पेंट आपको नहीं करना है। ठीक, और बाकी जो बचा 42 में से जब इसको माइनस करेंगे, यानी कि 36.5 मीटर जो एरिया है आपका वो आपको पेंट करना है और 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए आपको 4 रुपये लगते हैं। तो 36.5 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए आपको 4 के हिसाब से 146 रुपये टोटल लागत आएगी आपकी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको, सॉल्व द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। हिंदी में दिया हुआ आपको, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करें। 7 + 4x अपन -3x + 9 = 5/20 आपको दिया हुआ है। ठीक, तो इसके 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको पुट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम पुट करके देखते हैं, इसमें -1 रखते हैं, तो 7 + 4 × -1
अपॉन माइनस 3x प्लस -3 -1 प्लस 9 ये हो जाएगा इक्वल्स टू 5/20। से इसको काटे करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 7 प्लस 7 -4 हो जाएगा ये, ठीक है। 7 -4 अपॉन +3 प्लस 9 हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे कट के, तो 3 + 9 हो जाएगा, यानी कि 7 -4 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा और 9 + 13 करेंगे तो 12 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और सामने पे 1/4 दिया आपको, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, ठीक है। आप इस मेथड से भी कर सकते हो या फिर इसकी एक और मेथड है जिसमें आपको तिर्यक गुणा करना पड़ेगा उसमें, तो उस मेथड से भी आपको बता देता हूँ मैं, सिंपल है वो भी। आपको दिया हुआ है 7 + 4x अपॉन -3x + 9 दिया हुआ है आपको, और इक्वल में दिया हुआ 5/20, ठीक। तो 5 से इसको कट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे तिर्यक गुणा करने का मतलब होता है 4 का इंटू इसमें हो जाएगा और 1 का इंटू इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये तिर्यक गुणा हो जाता है आपका 4 का इंटू इसमें और 1 का इंटू इसमें। तो 4 का इंटू जब इसमें करेंगे 7 + 4x में, तो 4 7 जा 28 प्लस 4 × 4 यानी कि 16x हो जाएगा आपका, ठीक है। और 1 का जब इंटू करेंगे तो -3x + 9 हो जाएगा। अब ये 3x को इधर लेके आ जाएंगे तो 16x + 3x हो जाएगा, और इस 28 को उधर लेके जाएंगे तो -28 + 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 और 3 19 हो जाएगा, 19x इक्वल्स टू, ये भी जब घटाएंगे तो आपका -19 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका आंसर -1 आ रहा है और वहाँ से भी आपका -1 आ रहा है। आप जिसमें मेथड से करना चाहो उसमें मेथड से कर सकते हो, जो आपको सिंपल लगती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, 1068 × 486 × 928 का स्क्वायर विल बी द नंबर दैट एंड्स इन डिजिट, यानी कि आपको यूनिट डिजिट पूछी हुई है इसकी, कि इसको सॉल्व करने पर, इसका स्क्वायर करने पर आपको यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगी, यानी कि लास्ट अंक क्या प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, आप लास्ट वाले नंबर ले लेंगे हम, 8 × 6 × 8 और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका जो आंसर आएगा वही आपका यूनिट डिजिट रहेगा, यानी कि लास्ट अंक रहेगा। 8 का इंटू 6 में करेंगे तो 48 आएगा, 48 की यूनिट डिजिट आपकी 8 आई है, फिर 8 का इंटू वापस 8 में हो जाएगा, यानी कि 64 आ जाएगा। 64 का स्क्वायर करेंगे हम, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 16, यानी कि आपकी 6 आपकी यूनिट डिजिट आएगी। सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो रहेगी वो आपकी 6 मिलेगी आपको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है, आपको लास्ट वाली सभी टर्म लेनी है, उसका स्क्वायर कर देना है। तो 6 का इंटू 8 में करेंगे तो 48 आएगा, 48 में से भी हम लास्ट वाली वैल्यू ले लेंगे 8, और 8 का इंटू फिर 8 में कर देंगे बची हुई वैल्यू में, तो टोटल 64 हो जाएगा। 64 में से फिर लास्ट डिजिट को ले लेंगे हम 4 को, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 में से लास्ट डिजिट जो 6 है ये आपका आंसर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का क्यूब और उसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसको 15 का क्यूब डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब और इसका स्क्वायर। तो इसे सिंपल फॉर्म लिख लेते हैं, 15 × 15 × 15 अपॉन 5 × 5 × 5 और इसका स्क्वायर। तो 5 से ये 3 टाइम्स में कटेगा, ये भी 3 टाइम्स में और ये भी 3 टाइम्स में, ठीक है। ये तीनों कट गए नीचे वाली वैल्यू। अब यहाँ बचा 3 × 3 × 3, तो टोटल 27 बचा। 27 का स्क्वायर कितना होता है आपका 729। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है आपको अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, इन वैल्यू को आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, यानी कि आरोही क्रम में जमाना है। अब आरोही क्रम क्या होता है आपका, एक तो आरोही क्रम होता है और एक अवरोही क्रम होता है। हिंदी में इंग्लिश में होता है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग का मतलब होता है आपका सबसे बड़ी वैल्यू, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू पहले आएगी डिसेंडिंग वाले में, डिसेंडिंग यानी कि अवरोही। अवरोही में आपकी सबसे पहले प्लेस पे आपकी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, आपका सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आएगी, उसके बाद फिर बड़ी, ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि आरोही क्रम में सबसे छोटी वैल्यू पहले आती है, फिर बड़ी 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 चलता रहता है, ठीक। तो सिंपल है, समझ गए होंगे आप। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो इसकी भी 2 मेथड होती है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, 3/7 को जब डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी उन सभी वैल्यू का आप कंपेयर कर सकते हो। उसमें जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबसे पहले लिख दोगे और सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे बाद लिख दोगे, इससे आपका क्रम जम जाएगा। और दूसरी मेथड होती है आपकी, उसमें क्या होता है, आप 2 वैल्यू कंपेयर कर लो, 3/7 और ले लेते हैं -5/7। इन दोनों को हम तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है।
तो ये आ जाएगा -21 और इधर से करेंगे तो -35 आएगा। छोटी वैल्यू कौन सी है? -21 नहीं, छोटी वैल्यू आपकी -35 है। माइनस में आपकी बड़ी वैल्यू छोटी होती है हमेशा, ठीक है। तो -35 आपकी बड़ी है, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो -5/7 जो है इसको हम किसी और वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अब ये मान लेते हैं कि पास वाली वैल्यू 8/9 से कंपेयर करें तो इसका भी तेरे गुणा करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा और 7 8 72 हो जाएगा। अब इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है? 72 आपकी छोटी वैल्यू है, यानी कि आपकी -8/9 इससे छोटी वैल्यू आ गई। तो हम -8/9 को लेंगे और इसको कंपेयर करेंगे हम 8/9 से, इसके पास वाली वैल्यू से। इसका जब तेरे गुणा करेंगे तो -72 और ये प्लस का 72 देगा। तो -72 आपका छोटा है और प्लस का 72 बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी, यानी कि -8/9 सबसे छोटी वैल्यू है आपकी। तो -8/9 आपकी सबसे छोटी वैल्यू है और उससे बड़ी वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से देखना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। -8/9 सबसे पहले का ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, और ये भी प्लस दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो वैसे, और वो सिंपल दूसरी वाली मेथड है जिसमें आपको डिवाइड करके वैल्यू प्राप्त करनी है और उसके बाद वैल्यू को कंपेयर करना है और फिर अरेंज करना है आपको, ठीक। तो वैसे आप कर सकते हो, और ये भी एक मेथड है, आपको एक बार फिर से समझ लो। इसमें आप स्टार्टिंग की 2 वैल्यू ले लो, तो 2 वैल्यू का जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आपको छोटी आ रही है वो आप वैल्यू आपकी सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि -5/7 यहाँ पे सबसे छोटी हो जाएगी। उसके बाद इस वैल्यू को हम दूसरी और वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो -5/7 को हमने पास वाली वैल्यू 8/9 से कंपेयर किया, -8/9 से, तो हमने देखा कि -8/9 इससे और छोटी है, यानी कि 72 इससे और छोटी है, तो इसका मतलब -8/9 इससे और भी छोटी है। तो इसका कंपेयर हम और जो लास्ट वाली वैल्यू बची है उससे करेंगे, यानी कि 8/9 से इसका कंपेयर करेंगे। तो 8/9 से जब इसका कंपेयर किया तो हमने देखा कि -72 प्लस 72 से छोटा है, तो हमारी जो -8/9 है ये सबसे छोटी वैल्यू हमें प्राप्त होगी, यानी कि -72 वाली वैल्यू थी आपकी -8/9, तो ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू हमको मिली है। तो ऑप्शन में चेक कर लिया हमने, ऑप्शन में -8/9 जहाँ दिया हो तो वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है आपका, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन थे ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे सिंपल क्वेश्चन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। और ये मेथड भी आपको अच्छी खासी मेथड से मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो गाइज़ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो आपकी प्रीवियस पेपर एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाली जो एग्ज़ाम है आपकी जेल प्रहरी की, उसमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। पुलिस की, जेल प्रहरी की और वन रक्षक की, इन सभी एग्जाम में आपकी मैथ्स सेम ही होती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेल प्रहरी, पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की, SI, सभी एग्ज़ाम में जो मैथ्स पूछी जाती है वो एक जैसी ही होती है। तो आप ये वीडियो और भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आप जेल प्रहरी को ही टारगेट मत करके चलना, इसलिए पुलिस और वन रक्षक और आपकी MP SI जो एग्ज़ाम होती है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहिए चैनल के साथ में और देखते रहिए हमारे चैनल को, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसे, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।